दोस्तों नमस्कार। अभी 4 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। एक है आपका असम, जहां पे बीजेपी कन्विंसिंगली जीतेगी। दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल, जहां पे उम्मीद है कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी के जीतने से देश के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टीएमसी की बैठी है जो वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर एंटी नेशनल पार्टी है। और तीसरा आपका आता है तमिलनाडु, जहां पे क्लैश चलेगा डीएमके अन्ना डीएमके के बीच में, और बीजेपी डीएम अन्ना डीएमके के साथ। और देखते हैं बीजेपी को कितना फायदा होता है। बीजेपी ने काफी कैंपेन किया है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन साथ में चौथी स्टेट आती है केरला। केरला के अंदर 21 पार्लियामेंट की सीट है, लेकिन बीजेपी यहाँ पे को मार्क नहीं कर पाई। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी ने पहले 3 से स्टार्ट किया, फिर 76 ले आई। अब उम्मीद है कि बीजेपी 150 ले आएगी। लेकिन केरला में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। बहुत से रीजन है इसके। वहां पे बहुत देर से कांग्रेस गवर्नमेंट है और वहां पे कन्वर्शन बहुत ज्यादा हुई है। केरला में सबसे ज्यादा कन्वर्शन हुई है। वहां पे इस टाइम पे 57% हिंदू है। बहुत से जो हिंदू है उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, बहुत सौ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और वहां पे आपने केरला फाइल देखी होगी, कैसे वहां पे हिंदू और क्रिश्चियन को टारगेट किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ी चेंजेस आई है, क्योंकि क्रिश्चियन रियलाइज कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी काफी मेजोरिटी के अंदर वहां पे, वो रियलाइज कर रहे हैं कि आज उनको खतरा है लव जिहाद से, आज उनको खतरा है आपके मुसलमानों से, उनको खतरा है देश के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। और केरला के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई कम्युनिस्टों की वजह से। कम्युनिस्ट कभी भी हमारे देश के सगे नहीं हुए, चाहे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, चाहे केरला में देख लीजिए। जब 1962 का वार हुआ था तो इन्होंने चाइना के लिए सामान इकट्ठा किया था, लेकिन हमारे सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन आज इसी पे चर्चा करेंगे, स्पेशली चर्चा करेंगे केरला के ऊपर। और चर्चा करने के बाद फिर बैठे राजन खन्ना जी, जो हिस्टोरियन भी हैं और हिस्ट्री की बातें करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी। इसी पे आप चर्चा करने के। राजन खन्ना जी, आप बताइए कि क्या बीजेपी कुछ अचीव कर पाएगी केरला के अंदर। देखिए, नमस्कार जी। अपने दो जो है विषय जिस पे आप जो दोनों आपस में जुड़े हैं, जिस पे मैं आज बात करूंगा। एक तो जो भारत में चारों स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, विशेष करके जो केरला का इलेक्शन था वो, और दूसरा केरला के इलेक्शन के जो पृष्ठभूमि में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वहाँ की जो डेमोग्राफिक प्रोपोर्शन है उसमें क्रिश्चियन 17% है, तो उनकी भूमिका क्या रहेगी। और वो जब उनकी भूमिका आती है तो फिर क्या आ जाता है कि इंटरनेशनल भी बहुत फैक्टराइजेशन होती है। तो पहले थोड़ा तो मैं बताता हूँ, 4 जो स्टेट्स इलेक्शन अपनी हो रही है, चारों बड़ी क्रूशियल स्टेट्स हैं। असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है और केरल है। यहाँ स्टेट्स में हिंदू जो था ना वो सोया हुआ था चारों स्टेट्स में कुछ साल पहले तक, और वो अलाउ कर रहा था। असम में अलाउ कर रहा था कि बांग्लादेशी दबा के जो हैं वो अंदर घुस रहे थे। कुछ डिस्ट्रिक्ट तो जो हो गए वो तो पूरी तरह से आज ठीक है कि हमारे पास में हमारी सामरिक ताकत है तो हमारे साथ में है, नहीं तो। और बार बार जब ये चिकन नेक की बात करते रहते हैं तो उनमें उनका बहुत बड़ी फैक्टराइजेशन है कि भी देखो असम के तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो मुसलमान जो है प्रेजेंस है उनकी। तो आप एक चीज सोचिए कि असम का हिंदू जाग गया, वो कंसोलिडेट हो गया। उस वहां पर अभी जो है राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं। राष्ट्रवादी सरकार आती है तो आपकी सिक्योरिटी भी मजबूत होती है, आपकी सामाजिक जो आपका फैब्रिक है वो भी मजबूत होता है, आपका कल्चरल नेशनलिज्म भी मजबूत होता है, आपकी इकोनॉमी भी मजबूत होती है, क्योंकि उनको राष्ट्र से प्रेम है। राष्ट्र से प्रेम का मतलब क्या है कि खाली हिमालय से या नदियों से प्रेम नहीं है। राष्ट्र है आज, इस राष्ट्र का हर व्यक्ति मेरा भाई है, मैंने उसका उत्थान का काम करना है। प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त के जो 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 भी हमारे राष्ट्र का एक सबसे नीचे स्तर पे भी जो बैठा है उसको ऊपर लेके जाना है। तो राष्ट्रवादी सरकारें जहां आएंगी वहां सारे काम होने हैं, ठीक है। असम में शुरू है, हो रहा है। बंगाल में लगभग इस तरह से आशा कर सकते हैं कि होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो जिस प्रकार से ममता बनर्जी की ने पिछले कई सालों से मुस्लिम अपीजमेंट की है, उसका कोई भी पैरेलल आपको भारत में किसी स्टेट में दिखेगा नहीं। वहां पर उसने खुलेआम जो है उनको छूट दे दी कि जो है वहां से जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनकी वहां पर जो कहते हैं कि जो राउडीज हैं जमीन जो है वो उठा रहे हैं, लोगों के कत्ल कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आपने देखा था बीच में क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह से कोई उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनका पॉलिटिकल क्लाउट है ना, तो उनके अगेंस्ट में जो पुलिस थानों तक एफआईआर करने से जो पुलिस वाले डरते हैं, ये हाल वहां पर बंगाल का है।
मैं कुछ शब्दों में मैंने बताया, क्योंकि वो उसके ऊपर अलग से एक शो हो सकता है कि बंगाल में क्या चल रहा था। तो बंगाल में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वहाँ का जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जो वहाँ का कल्चरल नेशनलिज्म का झंडा लेकर के चल रहे हैं, जो हिंदू हैं, वो वहाँ जाग रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि बंगाल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब दक्षिण भारत की दो स्टेट रह जाती हैं, एक है तमिलनाडु, एक है केरल। तमिलनाडु की अपनी एक पॉलिटिक्स है, जो है वो, क्योंकि उनका वहाँ की जो दो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, एक डीएमके, एक एआईडीएमके, वो उनकी काफी समय से पहले डीएमके अपनी वो पॉलिटिक्स चलाता था, एक द्रविडियन आइडेंटिटी बना करके। एआईडीएमके ने एक अच्छी प्रयास किया कि उसने कहा नहीं मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन उन्होंने नाम के साथ ऑल इंडिया जोड़ दिया, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया। बीजेपी के नेचुरल एली हैं वो एआईडीएमके। बाद में जयललिता के बाद में वहां पर भी बहुत सारा आपस में उनका जो है मनमुटाव हुआ, कई फैक्शन बने, कई कुछ हुआ। अब बीजेपी के साथ में वापस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई उसके बारे में इतनी बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर उधर अपनी राष्ट्रवादी ताकतों को अपने पैर जमाने में समय लग सकता है। जहां तक केरल की बात है, केरल की आप डेमोग्राफी देखिए, केरल में 57% जो है ना जी हिंदू हैं, 26% जो है मुसलमान है, क्रिश्चियन 17% है। इनका जो वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि वहां पर लगभग दो ही जो है यूडीएफ और एलडीएफ। यूडीएफ जो कांग्रेस के जो लीडरशिप में जो उनका एक गठ बन जाता है ना जी, अलायंस बन जाता है, और एलडीएफ जो कम्युनिस्टों के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। अब यही इन्हीं की सरकारें अल्टरनेट होती रहती हैं। अब इसमें क्या है कि इनके जो वोटर हैं, समझिए जो मुसलमान है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लीग का कैंडिडेट होगा और उसकी विनेबिलिटी है, वो 100% उसको वो वहां पर वोट करेंगे। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है, तो आप देखो जो केरल का पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां से एमएलए आए या उनका एमपी आए, वो सब के सब जो है वो मुसलमान आते हैं। जहां पर उनकी परसेंटेज कम है, वहां पर वो कोशिश करते हैं कि यूडीएफ का कैंडिडेट चुना जाए, कांग्रेस का, क्योंकि वो कांग्रेस से के साथ में अपनी वोटिंग लेवरेज करके फायदे उठाते हैं वहां पर। तो वो उनकी कोशिश होती है। इसी तरह से ट्रेडिशनली जो क्रिश्चियन था वहां का, वो कांग्रेस को वोट करता था, और 57% जो मेजोरिटी हिंदुओं की थी, ये क्या है कि इनको जो है मैक्सिमम ये वोटर थे एलडीएफ के, क्योंकि वहां का जो कम्युनिस्ट है आप देखोगे तो मैक्सिमम कम्युनिस्ट आपको हिंदू नजर आएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात करते हैं दुनिया भर के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की, मुसलमान नेता नहीं मेरे को वहां पर कोई खास नजर आते हैं इनके, और क्रिश्चियन भी कम है, मैक्सिमम हिंदू ही है। जो पहला इनका मेन था नमूदरीपाद, वो तो वहां का जिसको ये गालियां देते रहते हैं ब्राह्मणों को, तो वो ब्राह्मण कम्युनिस्ट था नमूदरीपाद। तो वहां से इनकी लाइनें चली आ रही है। हिंदू बेवकूफ अपना नुकसान करा रहा है, उसकी बेटियां उठाई जा रही है, वहां से लव जिहाद हो रहा है, फिर भी उसको अकल नहीं आती। ठीक है, आज उनके इतना अत्याचार है वहां पर कि पैसे जो है वो वहां पर सड़क में बीचों बीच ये अब गाय काट करके उनको चढ़ाया जाता है हिंदुओं को। ठीक है, अब वो उनके साथ में इतना ज्यादा वहां पर भेदभाव होता है, क्योंकि जहां जहां पर इनकी जो वोटिंग इनकी लीवरेज है मुसलमानों की, ये क्या करते हैं कि क्योंकि काइंड ऑफ मॉबोक्रेसी है, मॉब में आकर के इनका जो वोट होता है, तो वहां के जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव यूडीएफ के चुने जाते थे, उनको इनकी बात सुननी पड़ती थी जा करके। तो अभी तक तो मतलब पैटर्न वही था। अब हुआ क्या है कि जो इन्होंने वहां पर दुनिया में जो मुसलमान कर रहा है, एक बात ध्यान करना, मुसलमान का बिहेवियरल पैटर्न जो है ना, वो लगभग लगभग ग्लोबल जो है सेम है। क्योंकि ये जो फिलॉसफी जो करते हैं फॉलो ना जी, जो उम्मा जिसको ये लोग कहते हैं, वो फिलॉसफी है जिन 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 चीजों को ये शरिया को फॉलो करते हैं, या मान लीजिए ये हदीसों को फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी दे आर ग्लोबल इन नेचर। तो इसलिए इनका जो बिहेवियर है पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर भी ये क्या करना चाहते हैं कि ये डेमोग्राफी जिहाद भी साथ में करना चाहते हैं, क्योंकि जब जब पहले उन्होंने कोई 1000 साल तक घोड़े और तलवार की जंग इन्होंने लड़ी थी, तो उस वक्त इनका जिहाद के पैटर्न अलग रहते थे।
जंगों से जो होता है वो हुकूमतें बतला करती थी। अब क्या है कि जब से डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी में तो जिसके हाथ में वोट की पावर होगी हुकूमत उसकी आएगी। तो ये दुनिया में कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी आबादी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और आबादी बनाने में एक टूल ये भी है कि दूसरे धर्म की औरतों को उठा करके लाया जाए, उनके उनको उनके जो है वो कंस्पायर किया जाए, उनके साथ में लव जिहाद किया जाए, और वो मैक्सिमम जो है दूसरे धर्म की भी औरतें आएंगी। और फिर उसके बाद में इनका क्या है कि लैंड जिहाद चलता है साथ में, जहां देखते हैं खाली जगह है, कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार की जगह है वहां पर जाके कब्जा कर लो, रेलवे की जगह है वहां पर जाके कब्जा कर लो, और फिर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर वक्फ का बोर्ड लगा दो जा करके। तो ये सारी चीजें मिला करके पूरी दुनिया में इनका पैटर्न यही है। आज आप यूरोप को भी स्टडी करेंगे ना जी, तो यूरोप में भी इनका पैटर्न वही है, जहां पर 5% से 10% हो गए, जहां 10% से 15% हो गए, फिर उसके बाद में जाकर के शहरों के मेयर बन जाते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके कानून चेंज करवाते हैं। हर जगह पॉलिटिशियन जो है वोट का भूखा है, वो भारत हो गए, यूरोप हो गए, यूएसए हो, तो पॉलिटिशियन इनके साथ में मिल जाते हैं आकर के। तो केरल के संदर्भ में यही पैटर्न यहाँ चल रहा था। जितना ज्यादा इन्होंने लव जिहाद हिंदू लड़कियों के साथ में किया है, लगभग वैसा ही क्रिश्चियन लड़कियों के साथ भी कर रहे थे। उसका कारण है कि जिस तरह से लिबरल थॉट्स हिंदुओं की हैं, उस तरह से भी क्रिश्चियंस की भी थॉट्स जो है लिबरल है। वो भी जो है अब एक अपनी जो एक मिसाल के तौर पर, क्योंकि लड़की की जो एक किस्म की उसकी यात्रा शुरू होती है वो तो घर से शुरू होती है ना। तो घर में अगर वातावरण लिबरलिज्म का रहे, तो घर में होता है कि ठीक है बच्चे पढ़ो लिखो, कॉलेज में जाओ, आगे बढ़ो, तो उसमें बाहर भी जाकर के काम करो। तो ये जो सारी एक किस्म की जो एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन है ना, ये हिंदू और क्रिश्चियन अलाउ करते हैं। और सोसाइटी में जब जाती हैं, ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं या बाहर जाके जॉब्स करती हैं, तो वहां पर इनका पूरा एक तंत्र रहता है मुसलमानों का। ऐसी ऐसी तो घटना सामने आई है कि इनको क्या है कि वो दिए जाते थे, इंसेंटिव्स दिए जाते थे कि आप इतना उठा करके अगर लड़की को शादी करके लेकर आओगे हिंदू क्रिश्चियन की, तो और किसी जात की लेकर आओगे तो कितना पैसा आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी। जिस तरह से इनका विक्टिम हिंदू था वैसे ही क्रिश्चियन था, और भी बाकी चीजों में बहुत था। तो हुआ ये कि धीरे धीरे करके वहां के क्रिश्चियंस को ये बात रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई कि हमारा जो भला है वो जो यहाँ के हिंदू हैं उनके साथ में मिलकर के रहना और वोट करना, क्योंकि हम दोनों विक्टिम हैं। ठीक है, अपना विक्टिम हुड हमको खत्म करना है तो आपस में हमको मिलना पड़ेगा। तो काफी समय से बातें चल रही थी। बीच में आरएसएस के चीफ कोई 8-10 साल पहले उनकी एक मीटिंग, वहां का जो केरल का इनका जो एक सिस्टम होता है वो डायसिस वगैरह, उनके साथ में एक मीटिंग हुई भी थी। तो उसमें उसमें एक यही था कि देखिए कि हमें आपस में मिलकर के किस प्रकार से जो बड़ी मुसीबत है उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जिस तरह से वहां का एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है क्रिश्चियन है उस बात को समझ रहा है, वो नजदीक आ रहा है, लेकिन इसका साथ जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर 57% जो हिंदू है उसमें से चलो क्रिश्चियन अपना कम्युनिस्टों को भी वोट ज्यादा देते हैं, लेकिन जो बीजेपी को वोट देते हैं, अगर 15-17% बीजेपी को वोट देते हैं, 17% आबादी क्रिश्चियंस की है वहां। ये अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या नक्शा ही बदल जाएगा। हो सकता है ये इलेक्शन में ना बदले, अगले में बढ़े, लेकिन एक पैटर्न बन जाएगा, एक जो ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी कि वोटिंग पैटर्न के भी यहाँ इस तरह से हम ये मेजर जो खतरा है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी बात होनी शुरू हुई है। तो विरोध भी चल रहा है, लोग पक्ष में भी हैं। क्रिश्चियंस में भी इस वक्त डिवीजन है, क्योंकि क्रिश्चियंस की डिवीजन इसलिए है कि वो कहते हैं कि नहीं, कि जो बेसिकली हिंदू ताकतें हैं ये बाद में जो है पूरे भारत में बाकी जगह पे, बड़ी सिंपल बात है, कन्वर्शन का विरोध तो हर स्टेट में है, कन्वर्शन एंटी कन्वर्शन बिल भी हर स्टेट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है बन चुकी है। पंजाब में इस वक्त बहुत जबरदस्त कन्वर्शन चल रही है, बीजेपी उसका विरोध तो करती है, करती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कन्वर्शन नहीं करते, ठीक है ना, तो और आप हमारे साथ में जिस प्रकार से हमारी कन्वर्जेंस है उसमें रहते हो, तो फिर तो क्या ग्लोबल अलायंस एक किस्म का है। क्योंकि इनको मैं आपको एक बात बता दूं, ना केवल केरल में, दुनिया में भी
आप एक अगर किताब का जिक्र लोग करते हैं, सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें तो क्लैश है वो अवश्यंभावी है, इट्स इनएविटेबल, होना ही है। जूस का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का, वो होना ही है। क्योंकि ये क्या है कि मुसलमान आज भी अपने स्क्रिप्चर्स को ही रेफर करके चलते हैं, आज भी कहते हैं कि जेरूसलम में आखिरी जंग होगी, आज भी कहते हैं कि दज्जाल आएगा, आज भी ये कहते हैं कि जो वो अपने इमाम मेहदी आएंगे, तो वो उसी में बंधे हुए हैं, आप समझे। बाकी लोग कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, वो बंधे हैं, वो आप पे अटैक करेंगे। 7 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया जब इसराइल में 2024 में 1500 2000 बच्चों को मारा। क्या मैं सर सूसा उसकी वीडियो देखी है, मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी वीडियो नहीं देख सकता उसकी, जिस प्रकार से इन्होंने वैशी वैशी तरीके से मरे हुए आदमी के ऊपर ये शॉवल चला चला के उसका सिर को चल रहा है। ठीक है, तो वो तो काम उन्होंने करना ही है, वो छोड़िए। आज लोग, आज एक, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता लेकिन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज ईरान के साथ में बड़ी है हमदर्दी दिखा रहे हैं। भाई साहब, हिजबुल्लाह को किसने सपोर्ट किया, हमास को किसने सपोर्ट किया, हुथीस को किसने सपोर्ट किया है। ये जो टेररिज्म करने वाले लोग हैं, उनके सामने अगर इजराइल खड़ा नहीं होगा तो उसके लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है इजराइल के। तो ये जो यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तो होने वाला ही था। अभी रह गई बात कि हमारे साथ में हमने देखिए, हमने पिछले 8-10 हजार साल से किसी देश पे हमने हमला किया नहीं। लोग हमला करते थे तो हम उनको क्या यहाँ से भगा देते थे, और बाद में क्या हुआ, जब थोड़े कमजोर हुए वो यहाँ करके रूल भी करना शुरू हो गए। तो हमारी थोड़ी सी इतिहास हमारा अलग है। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि आज अगर हम डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी नहीं रखेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि देखिए कि 100-150 साल बाद हमें याद करने वाला भी कोई होगा। क्योंकि आज हमको भी, हमारे सामने भी एक किस्म की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये अगर यहूदियों पे है ना जी, तो हिंदुओं पर भी है, ये बात समझ लीजिए आप। हमारे पूर्वजों ने जो 10,000 साल तक जिस धरती को बसाया, जिसको कल्चराइज किया, जिसको सिविलाइज किया, जिसके इकोनॉमीज की, जिसमें उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स तैयार किए, जिसमें शिक्षा के तंत्र तैयार किए, ये डेमोग्राफिक जो है जिहाद करके इन्होंने एक दिन नहीं लगाया सर, छीन के ले गए हमारे से वहां से। आज कश्मीर में हिंदू का नामो निशान है नहीं है। तो हिंदू से के लिए जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना, वो बहुत बड़ी है, आप समझिए। उनको तो शायद 1 करोड़ जीव्स की रक्षा करनी है, हमें तो 120 करोड़ हिंदुओं की रक्षा करनी है जी। तो ऐसे में क्या है कि इंटरनेशनल आल्सो, यूरोप को अगर बचना है तो उनको हमारे साथ में इंटरनेशनल जो है वो अलायंसेस, अकॉर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, कोहेशन, साइनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं तो ये खा जाएंगे उसको, यूरोप को भी खा जाएंगे। ठीक है, यूरोप में एक चीज हुई थी कि कोई 13वीं-14वीं शताब्दी से रेनेसेंस शुरू हो गई यूरोप में। ठीक है, उस वक्त आपने नाम सुना होगा, लियोनार्डो डिविंसी जैसे लोग थे, उसमें गैलीलियो गैलीली जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि हमको सोसाइटी को चर्च के पाज से बाहर निकालना है, और कामयाब हो गए। रेनेसेंस आ गई, उससे रेनेसेंस आने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां शुरू हुई, साइंटिफिक टेम्परामेंट बन गया। नहीं तो पहले क्या होता था, हर चीज को जो है वो चर्च के साथ जोड़ दिया जाता था। ठीक है ना, विच क्राफ्ट इतना ज्यादा था कि सरेआम औरतों को पत्थर मार मार कर मारा जाता था कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है। तो ये चीजों से वो बाहर निकला है। आज जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इस्लाम जो है ये एक ही जगह पर अटक गया 1400 साल पहले तक। ठीक है ना, और यहूदी जो आपने देखो, दुनिया में जितनी बड़ी लिस्ट उनकी इस वक्त यहूदियों की है, जितने बड़े उनको आप देखो कि नोबेल पुरस्कार मिलते हैं पर कैपिटा, दुनिया में इतने किसी को नहीं मिलते। वो भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हम लोग तो ट्रेडिशनली, हमारे यहाँ पर तो क्या है कि बात ही ज्ञान की होती है। तो हमारे साथ ही इनका आगे जो है वो चलना पड़ेगा इनको। और अगर इन्होंने हमारे साथ में इंटरनेशनल भी अलायंस नहीं की है इन लोगों ने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात का भविष्य में, आज यहूदी इस बात को समझ गए। इजराइल की हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारा उनका साथ ना केवल स्ट्रेटेजिक दोस्ती है, हमारी उनके साथ में हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। उनको पता है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिश्चियंस को भी समझना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार की शुरुआत इनको कैरल के इलेक्शन से करनी पड़ेगी। दुनिया को
देखिए कि पहली गवर्नमेंट अगर भारत में कम्युनिस्ट हो केरल में बनी थी, ठीक है। और अब बाकी सब दुनिया में धीरे 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 करके कम्युनिज्म का फातिहा पड़ा जा चुका है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल था, वहां भी चला गया, ले दे करके रह गई है। तो इनको और दूसरे जो मुसलमानों के बेस के ऊपर चुनकर आते हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले, कांग्रेस वाले, इनको भी वहां से निकालना पड़ेगा। इसके लिए दो चीजें सिर्फ सिंपल, एक तो हिंदू को हिंदू बनना पड़ेगा। 57% अपने आप में काफी है, असम का हिंदू हिंदू बन गया तो देखो किस प्रकार से आज उन्होंने बांग्लादेशी रोक दी है। केरल का हिंदू भी अपने आप को हिंदू साबित करे, 57%। उसके साथ में 17% जब क्रिश्चियन जाकर के मिल जाएंगे तो मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा ना ये दुनिया के लिए टेम्पलेट होगा कि किस प्रकार से ये दोनों लोग आपस में मिले हैं और किस प्रकार से इस्लाम की आक्रामकता जो है, इस्लाम का जिहाद जो है, उनका लैंड जिहाद, उनका जो है ये लव जिहाद, किस प्रकार से उन्होंने इसको रोका है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अच्छे तरीके से समझाया, पूरी हिस्ट्री समझा दी आपने। हाँ, ये बात जरूर है कि आज हिंदू और क्रिश्चियन को मिलना पड़ेगा, क्योंकि सब सफर कर रहे हैं इस्लाम के हाथ से, इस्लामिस्ट के हाथ से। और जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर कन्वर्शन की जाती है, लव जिहाद किया जाता है, केरला फाइल से तो बहुत सी चीजें खोल दी, लेकिन फिर भी लोग इग्नोरेंट हैं। धुरंधर आ गई, उस पर भी लोग क्वेश्चन उठाने लगे। ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। कश्मीर फाइल है जिसके अंदर रियलिटी दिखाई, बल्कि 1% रियलिटी दिखाई गई, उसको भी लोग कहते हैं कि ये भी प्रोपेगेंडा है। लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और इसी तरीके से अगर वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्रिश्चियन हिंदू को ज्वाइन करेंगे तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। जो नेशनलिस्ट है उनको ज्वाइन करना चाहिए, जो एंटी नेशन है वो रहे मुसलमानों के साथ। लेकिन बहुत से हिंदू जो हिंदू का मतलब नहीं समझते, वो देश के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। यही प्रोग्राम करते खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट कर उम्मीद ये करते हैं कि केरल के अंदर बीजेपी अपना मार्क लगाएगी इस बार। और क्योंकि जो लोकल इलेक्शन था वहां पे बीजेपी ने कुछ सीटें जीती थी, और अगर आज बीजेपी वहां पे अपना मार्क दिखाती है तो केरल भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा वेस्ट बंगाल के साथ साथ। और यही उम्मीद करते हैं कि देश प्रोग्रेस करे, देश के अंदर हमारा जो संगठन है वो मजबूत हो, देश मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।